नाजरीन, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हर तरफ हमें अनसर्टेनिटी और एक डिसऑर्डर सा नज़र आता है। कैओस है, डिस्ट्रक्शन है। देखिए इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को, हज़ारों की तादाद में मासूम इंसानों की जानें ली गई। अक्टूबर 7 से लेके अब तक सिलसिला रुका नहीं है, सिलसिला अब भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। यकीनन वर्ल्ड वॉर टू में जिनोसाइड हुआ था और ज्यूज़ की नस्ल कुशी की गई थी, और यकीनन दैट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, और उसको कंडेम किया जाता है और किया जाना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट गाज़ा? गाज़ा में मासूम इंसानों की जान ली गई, हज़ारों की तादाद में। उसमें बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस जेनोसाइड को रोक नहीं पाई। तो एक तरफ जनाब आपका इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, तो दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ आप देखिए कि रशिया मिलिट्री माइट, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसके पास हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन। अब यूक्रेन अपने आप में तो एक छोटी रियासत है, लेकिन उसको सपोर्ट हासिल है जनाब यूरोपियन कंट्रीज़ की, नेटो की। जब ये जंग की इब्तिदा हुई तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सपोर्ट किया यूक्रेन को अगेंस्ट दी रशिया। लेकिन उस सपोर्ट में पर्टिकुलरली जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक उस सपोर्ट में बदतरीज कमी हुई है। सो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट मुकम्मल तरीके से अब भी चल रहा है, और वहाँ मासूम इंसानों की जान ख़तरे में है और हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें ज़ाया हुई। अच्छा, एक तरफ ये दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो मई 2025 में 4 डेज कॉन्फ्लिक्ट, दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जनाब जंगो जदल में मसरूफ़ थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मेडिएशन के बाद, इंटरवेंशन के बाद आप कह सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेट हुआ। नेवरदिलेस 4 डेज कॉन्फ्लिक्ट अनप्रेसिडेंटेड था। चाहे टेक्नोलॉजीज़ को देखें, स्ट्रेटजीज़ को देख लें, सबसे बढ़कर के न्यूक्लियर वेपन्स थे दोनों रियासतों के पास। सो अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग क्या दो कंट्रीज़ जंग लड़ सकती हैं या लड़ना चाहिए? फॉर श्योर देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट और डिबेटेबल चीज़ें हैं, लेकिन वट एवर इंतहाई ख़तरनाक, नॉट ओनली फॉर द टू कंट्रीज बट फॉर द रीजन एंड द वर्ल्ड। सो मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट अभी थमा नहीं था कि आप कह सकते हैं कि इज़राइल और ईरान की 12 डेज वॉर शुरू हो गई। अब आप देखिए कि वो जो 12 डेज कॉन्फ्लिक्ट है उसमें तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया, पर्टिकुलरली फ्रॉम इज़राइल साइड। उसका जवाब दिया ईरान ने, और ईरानियन ड्रोन्स और मिज़िल्स तल अवीव तक पहुंचे, इज़राइल तक पहुंचे। सो जो मैं इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ये तो जनाब बातें थीं 2025 की, और 2025 में ये भरपूर तरीके से फंक्शनल थी। यकीनन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट तो इससे कई साल पहले शुरू ही हो चुका था, लेकिन 2025 में ये सब कुछ चलता रहा। और 2025 के आखिर में जब नए साल की शुरुआत ऑलमोस्ट होने लगी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उन्होंने वेनेजुएला जैसे उनकी मिलिट्री ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करके वहाँ से वो लेकर गए जनाब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ। मज़ीद खौफ फैला, और फिर इसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्रीनलैंड की बात की कि ग्रीनलैंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसका हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ग्रीनलैंड को, डेनमार्क हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हों या बाकी स्टेक होल्डर्स हों, उनको बावर कराने की कोशिश की कि ये ग्रीनलैंड का खित्ता हमें चाहिए। मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बात की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन एक चीज़ जो ग्रीनलैंड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसके मिनरल्स हैं। बहुत
कीमती मिनरल्स जनाब ग्रीनलैंड में मौजूद हैं, तो वो भी एक अहम वजह है। और साथ में ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, न सिर्फ वहाँ से मॉनिटर किया जा सकता है थ्रू रेडार खित्ता को, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर को, बल्कि स्पेस बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो सेंटर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उस हवाला से भी ग्रीनलैंड की लोकेशंस एंड द मिनरल्स देयर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सब कुछ जनाब हो रहा था कि अब मोस्ट रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसएस इब्राहिम लिंकन को लेके, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला यूएस अर्मेडा, उसको लेके वो जनाब किस तरफ जा रहा है? ईरान की तरफ। और ईरान पे हमला करने को है। ठीक है, नेगोशिएशंस हो रही हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, कतर और बाकी स्टेक होल्डर्स कोशिश कर रहे हैं कि जंग रुके, और अभी तुर्की में मुज़ाकरात भी शुरू होने को है। शायद ये जंग टल जाए डिप्लोमेसी के थ्रू, और ये टलनी चाहिए, क्योंकि अगर यूएस ईरान पे हमला करता है या इजराइल इस मरतबा ईरान पे हमला करता है, तो ये जंग लास्ट जो 12 डेज वॉर थी उसकी तरह थमेगी नहीं। जैसे इरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनाई ने बोला कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में होगा, तो मैं समझता हूँ कि जब वो ये कह रहे थे तो इसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि मिडल ईस्ट को आप देखें, पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं, रिलीजियस डिवाइड्स हैं, और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं रीजनल कंट्रीज़ के, एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़ के, ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं। तो व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश कि अगर यूएस ने अटैक किया ईरान को, तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में हो सकता है। दुआ ये करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों, उसमें पाकिस्तानी लीडरशिप इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। पहले प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब से बात की और गुफ्तगू की, फिर तुर्की ने स्टेप लिया और वहाँ पे जनाब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने को है। और फिर आप देखिए कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं कि किसी तरीक़ा से अमन कायम किया जाए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुनिया एक कैओस में है, डिस्ट्रक्शन है, एक डिसऑर्डर है, एक अनसर्टिनिटी है। दिहाइयों से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके अब तक वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था और वो जो एक लिबरल ऑर्डर था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, उस पे लोगों का ट्रस्ट कम हो गया है। क्या ये डिसऑर्डर ऑर्डर में तब्दील होगा या ये एनर्की मज़ीद फैलेगी, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दुनिया का कायम रहना और दुनिया को एक तरतीब से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर दैट पर्पज़ होना ये चाहिए कि जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं वो इस तरीक़ा से जनाब मैनेज हों कि कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली रिजॉल्व हों। अदरवाइज़ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई का दौरा है। एक दफ़ा जंग अगर पूरा खित्ता में फैल गई, चाहे वो कोई भी खित्ता हो, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो इंटरनेशनल लीडरशिप को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, particularly significant stakeholders, they need to play their role to establish peace and stability in the world. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी दुआ के साथ और इस पैगाम के साथ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना रोल प्ले करना है दुनिया में अमन कायम करने के लिए, और एट द सेम टाइम हम सब की ख्वाहिश है कि ये पीस एंड स्टेबिलिटी जिसकी हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए ज़रूरी भी है, वो कायम हो। बहुत शुक्रिया।